हाय एवरीवन, तो आज हम लोग कवर करेंगे सिटीजनशिप टॉपिक को, जो पॉलिटी का एक टाइप है। ये जो भी कवर हो रहा है पूरा वाईटी बैच के अंदर कवर हो रहा है, जो यूट्यूब बैच हम लोगों ने लॉन्च किए हैं उसके अंदर। तो पॉलिटी का कुछ लेक्चर जैसे कि प्रियम्बल हो गया, साइलेंट फीचर हो गया, है ना, फिर मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, हिस्ट्री से रिलेटेड पूरा हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो उस लेक्चर को पहले देख लो, फिर इस लेक्चर को देखोगे, है ना। अगर कंटिन्यूएशन में वीडियो को देखते चले जाते हो तो ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे बिल्ड हो जाएगा। ये जो एग्ज़ाम है कम्प्लीटली कवर करने वाले हैं। ये जो स्लाइड है पूरा वीडियो, जैसे कि डिफेंस एग्ज़ाम जितना भी है उस सब को कवर करने वाला है। अगर वनडे एग्ज़ाम भी दे रहे हो तो उसमें भी ये पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर सिटीजनशिप टॉपिक को। सिटीजनशिप जो टॉपिक है इसका मतलब क्या होता है पहले ये समझ लो। सिटीजनशिप इसका मतलब क्या, गवर्नमेंट जो है उन्होंने क्या है अपने को एक राइट दिया हुआ है, वो है सिटीजनशिप का, कि हम लोग जो रह रहे हैं, जैसे कि इंडिया है तो इंडिया के अंदर हम लोग रह रहे हैं एज अ सिटीजनशिप। तो उसका क्या प्रूफ है ना, हम लोग सिटीज़न है तो इसका क्या प्रूफ है। तो यही सब चीज़ को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं पूरे इस टॉपिक को। ये जो है सिटीजनशिप टॉपिक जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, पार्ट सेकेंड में आता है, और आर्टिकल जो 5 to 11 है ये पूरा डील करता है सिटीजनशिप के बारे में, चाहे टर्मिनेशन के बारे में हो चाहे एक्विजिशन के बारे में हो, हर चीज़ को यहाँ पे डिस्कस करता है। आर्टिकल 5 to 11 तक जो कि पार्ट सेकेंड में आते हैं। कोई भी इंडिविजुअल सिटीज़न कब से हुआ है, कब से बना है इंडिया का सिटीज़न, बिकेम सिटीज़न ऑफ इंडिया एट इट्स कमेंसमेंट ऑन जनवरी 26, 1950। जब कॉन्स्टिट्यूशन इन फोर्स में आया, कब आया है 1950 को, तो उस समय से जितना भी इंडिविजुअल थे इंडिया में उसको क्या है सिटीजनशिप बना दिए गए कि ये लोग जो हैं इंडिया के सिटीजनशिप हैं। फिर अब वन बाय वन करके क्या करते हैं कि आर्टिकल्स को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि अभी डिस्कस किए कि जो सिटीजनशिप टॉपिक है ये आर्टिकल 5 to 11 के बीच आता है। तो सबसे पहले आर्टिकल है वो है आर्टिकल 5। ये बोलते हैं आर्टिकल 5, सिटीजनशिप एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जब कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ है, इफेक्ट में आया 1950 में, तो इस समय से जितना भी इंडिविजुअल है वो ऑटोमेटिकली इंडिया के पार्ट हो गया, इंडिया के सिटीजनशिप उसको मिल गया। ठीक है। पीपल हु बॉर्न इन इंडिया और हैव बीन रिसाइडिंग इन इंडिया 5 ईयर इमीडिएटली आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसको क्या बना दिए गए कि ये इंडिविजुअल जो है इंडिया का सिटीजनशिप है। ये पूरा आर्टिकल 5 इसको डिस्कस करते हैं। फिर आर्टिकल जो 6 है, सिटीजनशिप ऑफ दोज हु माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया आइदर ऑफ हर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स वर बॉर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया। देखो क्या है कि जब 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ, इंडिया इंडिपेंडेंस होने के साथ एक कंट्री कहाँ पे चला गया, पाकिस्तान बन गया, एक कंट्री क्या बन गया, इंडिया बन गया। तो जब ये दोनों साथ में थे, ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान जब साथ में थे, और जब ये डिवाइड हुआ तो उसके बाद जो लोग डिवाइडेड के समय जो लोग पाकिस्तान चले गए और वापस अगर इंडिया आ गए तो उसको भी सिटीजनशिप राइट देंगे। कब देंगे, अगर उसका जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं अगर वो इंडिया में हुआ हो या फिर पाकिस्तान में हुआ हो। इसको समझो, सिटीजनशिप ऑफ दोज हु माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया। पाकिस्तान से इंडिया आए हैं, कब आए हैं, जब 1947 में जब दोनों डिवाइड हुआ है तब। तो पाकिस्तान से जो लोग इंडिया आए हैं उसका पेरेंट्स या तो इंडिया का बॉर्न हो या फिर पाकिस्तान का बॉर्न हो। तो उसको ये जो डील किया है, कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 6 डिस्कस किए हैं। फिर सेम कॉन्सेप्ट जो आर्टिकल 7 है, सिटीजनशिप ऑफ दोज हु माइग्रेट टू पाकिस्तान एंड लेटर इंडिया एंड लेटर रिटर्न टू इंडिया एंड हैड बीन रिसाइडिंग फॉर 6 मंथ। अब आर्टिकल 7 क्या बोलते हैं कि इस केस में क्या है कि सिटीजनशिप ऑफ दोज हु माइग्रेटेड टू इंडिया पाकिस्तान क्या है, 1947 में जब आज़ाद हुआ तो 2 ऑप्शन थे कि या तो पाकिस्तान में चले जाओ या फिर इंडिया में चले जाओ। तो कुछ लोग ने क्या किया, पाकिस्तान में चले गए। पाकिस्तान में जाने के बाद फिर से इंडिया में क्या हो गए, रिटर्न हो गया, और 6 महीने क्या है रहने लगे। तो उसको भी यहाँ पे सिटीजनशिप दे दिए गए। और ये जो सिटीजनशिप डिस्कस करते हैं आर्टिकल 7 के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। फिर आर्टिकल 8 जो है, सिटीजनशिप ऑफ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग अब्रॉड। ये जो आर्टिकल 8 है ये डिस्कस करता है कि जो इंडिया है, इंडिया में आपका बॉर्न हुआ है, हर चीज़ एजुकेशन हर फील्ड इंडिया में हुआ है, लेकिन कहाँ रह रहे हो, एब्रॉड में। एब्रॉड मतलब दूसरे कंट्री में रह रहे हो, अनदर कंट्री में रह रहे हो। तो इसको क्या बोलते हैं कि सिटीजनशिप
फॉर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग अब्रॉड। इंडिया ओरिजिन हुआ है, जन्म स्थान इंडिया है, लेकिन रह रहे हो दूसरे कंट्री में। तो ये आर्टिकल 8 डिस्कस करते हैं इस रेस्पेक्ट में। समझ आया। फिर आर्टिकल 9 क्या बोलते हैं? टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप अपॉन वॉलंटरी एक्सेप्टेंस ऑफ अनदर कंट्रीज सिटीजनशिप। इंडिया जो बात करता है, इंडिया के पास अभी सिंगल सिटीजनशिप है, ठीक है। अब इंडिया के पास जब सिंगल सिटीजनशिप है, तो अगर दूसरे कंट्री जो अदर कंट्री का अगर सिटीजनशिप ले लेते हो तो ऑटोमेटिकली जो इंडिया का सिटीजनशिप है ये कैंसिल हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है? ये टर्मिनेशन हो जाता है, ये कैंसिल हो जाता है। ये आर्टिकल 9 जो है इसमें डिस्कस करते हैं, समझ रहे हो। फिर आर्टिकल 10 क्या बोलते हैं? कंटिन्यूएशन ऑफ सिटीजनशिप राइट अनलेस पार्लियामेंट इनेक्ट अ लॉ। मतलब जो सिटीजनशिप राइट ये जब तक कंटिन्यू रहेगा तब तक कंटिन्यू रहने वाला है, जब तक पार्लियामेंट इसका जो लॉ है ये इन्फोर्स ना कर देता। तो इसमें जस्ट उतना ज़्यादा याद नहीं रखना है, ये बस पता होना चाहिए आर्टिकल 10 में कि कंटिन्यूएशन ऑफ सिटीजनशिप राइट, जो सिटीजनशिप राइट है ये कंटिन्यू रहने वाले हैं जब तक कि पार्लियामेंट इसमें कोई नियम कानून ना बना दे, चाहे टर्मिनेशन को लेके बोलो चाहे एक्सेप्टेंस को लेके बोलो, ठीक है। फिर अगला जो है आर्टिकल 11, इसको डिस्कस करते हैं। पार्लियामेंट अथॉरिटी टू रेगुलेट सिटीजनशिप थ्रू लॉ। ये रेगुलेट करने का जो अधिकार दिया हुआ है ये पार्लियामेंट को दिया हुआ है, न कि स्टेट लेजिस्लेचर को। जो स्टेट हैं, स्टेट में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इंडिया जो फॉलो करते हैं वो सिंगल सिटीजनशिप को फॉलो करते हैं, है ना। इंडिया जो सिटीजनशिप फॉलो करते हैं वो सिंगल सिटीजनशिप फॉलो करते हैं, इसलिए सिटीजनशिप के रेस्पेक्ट में कोई भी नियम, रूल्स एंड रेगुलेशन स्टेट को बनाने का अधिकार नहीं है। केवल और केवल जो अथॉरिटी है वो है पार्लियामेंट। समझ रहे हो। फिर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इस्टाब्लिशेस सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है। इंडिया के पास केवल और केवल सिंगल सिटीजनशिप है। लाइक कनाडा, मीनिंग ऑफ सिटीजनशिप और इंडियन सिटीजनशिप। मतलब अगर यहाँ पे अलग अलग क्या है, डिफरेंट पूरा स्टेट है, ABC सपोज करो ये स्टेट है, तो ये स्टेट का सिटीजनशिप नहीं होता। ये पूरे स्टेट मिलके क्या है कि यूनियन बनाए हैं, एक सेंट्रल बनाए हुए हैं। तो जो सिटीजनशिप होगा ना तो स्टेट का होगा, ये डायरेक्टली होने वाला है सेंटर का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, मतलब इंडिया का सिटीजनशिप होने वाला है, ना कि डिफरेंट स्टेट का सिटीजनशिप यहाँ पे कंसिडर करते हैं। लेकिन और एग्जांपल देखोगे तो USA हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यहाँ पे डुअल सिटीजनशिप है। क्यों डुअल सिटीजनशिप है? क्योंकि जैसे एग्जांपल लेते USA का, तो USA का है क्या है, जो अपना स्टेट बनाया हुआ है, कंट्री बनाया हुआ है, ये जो स्टेट है आपस में मिल के एक क्या बनाया हुआ है, एक प्रॉपर USA बनाया हुआ है। तो इसके पास अपना एक सिटीजनशिप होगा, इस स्टेट के पास, इस स्टेट के पास एक अपना सिटीजनशिप होगा। फिर हर स्टेट जो है उसके पास खुद का एक सिटीजनशिप होगा, ये हो गया एक सिटीजनशिप। फिर ये सब ने मिल के क्या बनाया है, USA बनाया है, तो एक USA का सिटीजनशिप अलग से होगा, ठीक है। तो जो USA हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इसके पास क्या होता है, डुअल सिटीजनशिप का राइट होता है। तो ये कॉन्सेप्ट है इसमें, क्यों डुअल सिटीजनशिप होता है। समझ आया। तो अब सिटीजनशिप के रेस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं तो ये कंपैरिजन कर लेते हैं कि कौन सिटीजनशिप है और कौन एलियन है, और इसमें कौन कौन से राइट इंक्लूड हैं और कौन कौन से राइट जो हैं एक्सक्लूड किए गए हैं इसमें। तो सबसे पहले क्या करते हो, डेफिनेशन समझ लो सिटीजनशिप और एलियन का। एलियन मतलब फॉरेनर, जो इंडिया का पार्ट नहीं है, जो इंडिया का सिटीजनशिप नहीं है, ठीक है। तो डेफिनेशन अगर देखोगे तो फुल मेंबर ऑफ द इंडियन स्टेट ओन एलिजियंस टू इंडिया। तो ये जो होगा सिटीजनशिप, जो सिटीज़न है इंडिया के रेस्पेक्ट में, तो ये फुल मेंबर होने वाला है। ये हर प्रोसीडर में, चाहे पार्लियामेंट हो, है ना, चाहे लोकसभा का हो, राज्यसभा का हो, हर इंटरफेयर में, हर स्फीयर में क्या कर सकते हैं, इंटरफेयर कर सकते हैं, या फिर वहाँ पे अटेंड भी कर सकते हैं लोकसभा में, सिटीजनशिप जो है इंडिया की। और लेकिन अगर वहीं फॉरेनर का बात करोगे तो एस मच इसको राइट नहीं दिया जाता, जितना राइट जो सिटीजनशिप होने में मिलता है उतना राइट एलियन होने में यहाँ पे नहीं मिलता। खुद सोचो, जो इंडिया का इंडियन सिटीजनशिप लेके रखे हैं उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, उसको ज़्यादा राइट देंगे, कि जो फॉरेनर कंट्री से आए हुए हैं उसको हम लोग राइट देंगे। ऑब्वियसली है जो इंडिया के सिटीज़न हैं उसको ज़्यादा राइट दोगे। इसको पॉलिटिकल में इलेक्शन लड़ने दे सकते हो, लेकिन एलियन है उसको नहीं दे सकते, ठीक है। तो देयर एक्विजिशन एंड लॉस ऑफ सिटीजनशिप इज़ गवर्न बाई इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955। जो सिटीजनशिप है
लेकिन अगर वही बात करें एलियन का, तो एलियन के लिए ऐसा कोई स्पेशल रूल्स तो नहीं है, लेकिन एक चीज़ याद रखना, ये जो सिविल और पॉलिटिकल राइट हैं ये इंजॉय नहीं करते। कौन? एलियन। अगर इलेक्शन लड़ना हो गया तो यहाँ पे भी नहीं लड़ सकते, अगर वोट देना है तो ये भी नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिया का पार्ट नहीं है, इंडिया की सिटीजनशिप नहीं है। ठीक है, समझ आया जो कंपैरिजन के यहाँ पे सिटीजनशिप और एलियन का। फिर अगर सिटीजनशिप का बात करोगे तो हर केस में, चाहे पॉलिटिकली हो, इलेक्शन लड़ना इलेक्शन लड़ सकते हो, वोट देना है वोट दे सकते हो, अपॉइंटमेंट जैसे कि पब्लिक ऑफिसेस हो गया, पब्लिक ऑफिसेस जैसे कि हाई पोस्ट हो गया, प्राइम मिनिस्टर का, प्रेसिडेंट का, तो इसमें केवल और केवल इंडिया के मेंबर होना चाहिए। कहाँ का होना चाहिए? इंडिया के मेंबर, कोई यहाँ पे फॉरेनर नहीं होने वाला है। ठीक है, अब देखो एलियन है तो एलियन दो तरीक़ा से हम लोग यहाँ पे एज्यूम कर सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। एक एलियन होगा जो फ्रेंडली होगा, इंडिया के रिलेशन जो है उसके साथ अच्छे होंगे, लेकिन एक जो एलियन है वो क्या होगा? थोड़ा इनेमी होगा, निगेटिव टाइप का होगा, जिससे उतना इंडिया और उस कंट्री के साथ या फिर उस सिटीजन्स के साथ उतना तालमेल ना बैठता हो। तो जो फ्रेंडली एलियन है, सब्जेक्ट ऑफ कंट्री विथ कॉर्डियल रिलेशनशिप विथ इंडिया एंजॉय मोर राइट, है ना। अगर फ्रेंड है कोई भी तो उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दोगे। अगर एलियन है, ठीक, इतना तो समझ गए कि ये एलियन है, अगर एलियन में वो फ्रेंडली एलियन है, मतलब उसके साथ जो है मित्रता है, तो उसको ज़्यादा राइट दोगे, उससे ज़्यादा प्रायोरिटी दोगे। ठीक है, और अगर वही चीज़ निगेटिव एलियन है तो उतना ज़्यादा उसको राइट यहाँ पे नहीं दोगे। ठीक है, सब्जेक्ट ऑफ कंट्री एट वार विथ इंडिया हैव लेजर राइट, उतना ज़्यादा राइट यहाँ पे नहीं दोगे। सच एज अ नो प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, जो आर्टिकल 22 बात करते हैं, यहाँ पे उसको अगर अरेस्ट भी कर लिए जाते हैं, डिटेंशन कर लिए जाते हैं, कस्टडी में भी लिए जाते हैं, तो उसको उतना ज़्यादा राइट यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा, उतना ज़्यादा राइट यहाँ पे नहीं देने वाले हैं। ठीक है, फिर और कुछ आर्टिकल देख लो। फंडामेंटल राइट जो हैं एक्सक्लूसिवली अंडर आर्टिकल जैसे कि 15, 16, 19, 29, 30, ये केवल और केवल ये जो राइट हैं 15, 16, 19, 29 और 30 केवल और केवल इंडियन मेंबर के पास हैं, मतलब इंडियन सिटीजन्स के पास हैं, जो इंडिया का सिटीजनशिप लेके रखे हैं उसी के पास ही हैं ये फंडामेंटल राइट। ठीक है, और राइट ऑफ इंडियन के लिए ऑल राइट एक्सेप्ट, मतलब 15, 16, 19, 29 और 30 ये जो आर्टिकल है केवल और केवल इंडिया के पास है। सिटीजनशिप जो है इंडिया का, जिसके पास सिटीजनशिप है उसी को राइट मिलेगा, और उसके अलावा छोड़ के जो भी राइट है वो सब एलियन को भी मिलेगा और इंडियन सिटीजनशिप है उसको भी मिलेगा। फिर ड्यूटीज़ अगर देखा जाए तो ऑब्लिगेट टू पे टैक्सेस, इंडियन सिटीजनशिप हो, इंडिया में रह रहे हो तो ये ड्यूटी है कि टैक्स को पे करो, रेस्पेक्ट करो नेशनल फ्लैग को, एंथम को, डिफेंड करो कंट्री को। लेकिन इनेमी ऐसा नहीं कर सकता, उसका मन है तो कर सकता है, नहीं मन है तो नहीं कर सकता, उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक, इतना तो समझ लिए सिटीजनशिप के बारे में। अब यहाँ पे 1950 में जो प्रोविज़न बनाए हैं कि 1950 जो कमेंस हुए हैं उसके बाद अगर 6 महीना रह रहे हो तब भी सिटीजनशिप हो, अनडिवाइडेड में अगर ग्रैंड पेरेंट्स अगर रह रहे हैं, इंडिया में रह रहे हैं तब भी सिटीजनशिप हो। अगर सपोज़ अगर अभी है ना एट प्रेजेंट अगर कोई इंडिया का सिटीजनशिप लेना चाहता है तो उसके लिए क्या प्रोविज़न है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको अब डिस्कस करते हैं। अगर कोई एक्विजिशन चाह रहा है इंडिया का सिटीजनशिप तो क्या प्रोविज़न है? सबसे पहले बॉर्न होना चाहिए इंडिया में, कितने से कितने बीच, 26 जनवरी 1950 से अगर 1 जुलाई 1984 के बीच अगर बॉर्न हुए हो तो ये तो ऑटोमेटिकली सिटीजनशिप बन जाओगे रिगार्डलेस ऑफ पेरेंट्स नेशनलिटी। ठीक है, तो 1950 से 1987 के बीच अगर जन्म हुआ है, बॉर्न हुए हो तो ऑटोमेटिकली सिटीजनशिप हो। फिर अगर 1 जुलाई वही 1947 है इसके बाद अगर देखते हो, अगर आपका जन्म जो है 1947 के बाद हुआ है और सिटीजनशिप बनना चाहते हो तो इसमें क्या प्रोविज़न है कि सिटीजनशिप इफ़ एटलीस्ट वन पेरेंट इन इंडियन सिटीजनशिप, अगर 1947 के बाद का अगर जन्म है तो आपके पेरेंट्स का एटलीस्ट एक पेरेंट्स का क्या होना चाहिए, या मदर हो या फिर फादर हो, वो इंडियन सिटीजनशिप का पार्ट होना चाहिए, इंडियन सिटीजनशिप होना चाहिए, तब ये मिलेगा। अगर वही चीज़ 2000 के बाद हुए हो तो है ना 3 दिसंबर 2004 है आपके पास, जो बर्थ हुए हैं 2004 में हुए हैं, अगर इसके बाद अगर सिटीजनशिप लेना चाहते हो तब क्या प्रोविज़न है, सिटीजनशिप इफ़ बोथ पेरेंट आर सिटीजन, मदर फादर, और वन इन सिटीजन एंड द अदर इज़ नॉट एंड इलीगल माइग्रेंट,
ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे बोथ पेरेंट्स आर सिटीजन और वन इज एन ए सिटीजन एंड अदर इज ए नॉट। तो ये यहाँ पे अगर 2004 में जन्म हुआ है, 2004 के बाद, तो ये प्रोविज़न है। फिर इसमें कुछ एक्सक्लूज़न भी है, कुछ एक्सेप्शन भी है। चिल्ड्रेन ऑफ फॉरेन डिप्लोमेट एंड द इनेमी एलियन कैन नॉट एक्वायर सिटीजनशिप बाय बर्थ। ये एक्सेप्शन को याद रखोगे, ठीक है। अगर फॉरेन डिप्लोमेट है या फिर इनेमी है, ये जो है बर्थ के जरिए से इंडिया का सिटीजनशिप नहीं ले सकते। क्लियर है क्या? फिर सेकेंड मेथड है, एक तो मेथड है क्या कि बर्थ के जरिए से आप लोग सिटीजनशिप ले सकते हो। अब दूसरा जरिया है इंडिया सिटीजनशिप लेने का, वो है बाय डिसेंट से। कैसे? अगर इंडिया से बाहर अगर जन्म हुआ है ना, इंडिया के बाहर अगर जन्म हुआ है, अगर जन्म 26 जनवरी 1950 से 10 दिसंबर 1992 में, तो सिटीजनशिप इफ़ फादर वाज एन इंडियन सिटीज़न। तब अगर इन दोनों जो एज हैं इसके बीच या फिर इन दोनों कैलेंडर के बीच अगर जन्म हुआ है और इंडिया के बाहर जन्म हुआ है, तो इसमें क्या प्रोविज़न है कि एटलीस्ट फादर जो है इंडियन सिटीजनशिप होना चाहिए, तब बाई डिसेंडेंस से ये सिटीजनशिप मिल जाएगा इंडिया का। अगर वही 1992 के अगर बाद का जन्म किए हो, बाद का जन्म हुआ है, तो इफ़ आइदर पेरेंट इज़ इन इंडियन सिटीजनशिप, तो अगर 1992 के बाद अगर जन्म हुआ है तो एटलीस्ट एक पेरेंट्स को क्या होना चाहिए, इंडिया का सिटीजनशिप होना चाहिए, ठीक है, इंडिया का सिटीजनशिप उसके पास होना चाहिए। अगर सेम क्या है, अगर 3 दिसंबर 2004 के बाद जन्म हुए हो, जन्म लिए हो, तो बर्थ मस्ट बी रजिस्टर्ड एट इंडियन कॉन्सुलेट विद इन 1 ईयर विथ अ सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन आफ्टरवर्ड। उसके बाद परमिशन लगेगा। मतलब यहाँ पे बोला गया है 2004 के बाद अगर जन्म हुआ है तो बर्थ जो है रजिस्टर होना चाहिए। सबसे पहली बात, पहला नियम ये है, पहला जो रूल्स है वो है कि सबसे पहले तो रजिस्टर किए होना चाहिए विद इन 1 ईयर, ठीक है, विद इन 1 ईयर रजिस्टर होना चाहिए विथ अ सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन आफ्टर। उसके बाद परमिशन से क्या हो जाएगा, डिसेंडेंट के थ्रू, डिसेंड के थ्रू क्या हो जाएगा, इंडिया का सिटीजनशिप एक्वायर कर लोगे। समझ आया? ये हो गया बर्थ के जरिए से ले सकते हो, ये हो गया डिसेंडेंट के जरिए से। अब जो नेक्स्ट समझते हैं वो है रजिस्ट्रेशन के जरिए से। ये भी एक मेथड है जिससे इंडिया सिटीजनशिप क्या है, एक्वायर किया जा सकते हैं। एलिजिबिलिटी अगर देखा जाए तो नॉन इलीगल माइग्रेंट कैन अप्लाई। अगर इलीगली माइग्रेंट हो, इलीगली घुस गए हो इंडिया में, तो वो अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पे नॉन इलीगल माइग्रेंट ही अप्लाई करेंगे, ठीक है। मस्ट टेक अ ओथ ऑफ एलिजियंस एंड रिसाइड इन इंडिया फॉर 7 ईयर प्रियोर टू एप्लीकेशन। एप्लीकेशन फॉर्म डालने के बाद एटलीस्ट 7 ईयर अगर रहते हो इंडिया में, उसके बाद क्या है, इंडिया का सिटीजनशिप मिल जाता है अगर रजिस्ट्रेशन किए हो तो ये भी एक मेथड है, रजिस्ट्रेशन के थ्रू इंडिया का सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हो। फिर अगला जो है बाय नेचुरलाइजेशन, ये भी एक मेथड है। तो रिक्वायरमेंट क्या है इसका, कंटिन्यूअस रिसाइड इन इंडिया फॉर 12 ईयर 11 आउट ऑफ द लास्ट 14 ईयर। तो इसको ध्यान न दो, इसमें जो नेचुरलाइजेशन है अगर कंटिन्यू रह रहे हो 12 साल, तब यहाँ पे सिटीजनशिप ले सकते हो। मस्ट रिनाउंस अदर सिटीजनशिप अपॉन एक्सेप्टेंस। क्यों? क्योंकि अगर देखो दूसरे कंट्री के हो, इंडिया में आ रहे हो, तो आपके पास क्या है, दूसरे कंट्री का सिटीजनशिप होगा। और इंडिया फॉलो क्या करता है, सिंगल सिटीजनशिप फॉलो करता है। तो दूसरे का जो सिटीजनशिप है, दूसरे कंट्री का जहाँ से आ रहे हो, तो उस कंट्री का सिटीजनशिप को क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, तब इंडिया के सिटीजनशिप का पार्ट बन पाओगे, ठीक है। समझ आया? फिर 12 साल यहाँ पे रहना भी पड़ेगा। मस्ट है गुड कैरेक्टर एंड नॉलेज ऑफ लैंग्वेज इन 8th शेड्यूल। तो 8th शेड्यूल में जितना भी लैंग्वेज दिया हुआ है उसका एटलीस्ट नॉलेज होना चाहिए। तो ये एक और अलग मेथड है नेचुरलाइजेशन, जिससे आप लोग कहें सिटीजनशिप लेना चाहते हो तो यहाँ पे भी ले सकते हो, ठीक है। 4 मेथड हम लोग यहाँ पे पढ़े हैं। फिर अगला जो है इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। देखो यहाँ पे क्या बोला है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी में व्हेन अ फॉरेन टेरिटरी बिकम पार्ट ऑफ इंडिया द गवर्नमेंट स्पेसिफाई सिटीजनशिप एलिजिबिलिटी। सपोज करो अगर ये इंडिया है, अब इंडिया चाह रहा है कि दूसरा का जो फॉरेन टेरिटरी उसको कैप्चर करे, तो कैप्चर करोगे तो उसके बाद क्या होगा, सिटीजनशिप उसका, यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उसका सिटीजनशिप डायरेक्टली इंडिया में इंक्लूड हो जाएगा। एग्जाम्पल देखो, 10 सिटीजनशिप पौंडुचेरी, जैसे कि पौंडुचेरी को क्या किए, एक्वायर किए, कैप्चर किए, तो वहाँ पे जितना का सिटीजनशिप थे, जितना सिटीजन थे,
उसका ऑटोमेटिकली जो है इंडिया में पार्ट हो गया, इंडिया का सिटीजनशिप का राइट ऑटोमेटिकली उसको मिल गया। ग्रांट इंडियन सिटीजनशिप टू पौंडुचेरी रिसाइड, ठीक है, अगर एक्वायर करते हैं तो उसको ऑटोमेटिकली सिटीजनशिप मिल जाता है। इतना क्लियर है क्या कि किस तरीके से और कौन से मेथड है जिससे इंडिया में कोई भी चाहे तो इंडिया सिटीजनशिप ले सकते हैं। लेकिन इंडिया का सिटीजनशिप क्या होता है, सिंगल होता है, सिंगल सिटीजनशिप को फॉलो करते हैं, इसको रिमेंबर रखना है, इसको याद रखना है। फिर अगला देखो, अब सिटीजनशिप मिल तो गया है, अब इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी करोगे, चाहे इलीगली माइग्रेट कर रहे हो या फिर नक्सलिज्म फैला रहे हो, टेररिस्ट ग्रुप में शामिल हो रहे हो, ऐसा नहीं, ठीक है। अब इंडिया का सिटीजनशिप मिला है तो उसका लॉस भी हो सकता है, गवर्नमेंट चाहे तो सिटीजनशिप को क्या कर सकते हैं, लॉस कर सकते हैं उसको। कैसे होगा, क्या प्रोविज़न है, अब इसको देखते हैं। तो पहला जो सिटीजनशिप लॉस हो सकता है वो है रिनंसिएशन ऑफ सिटीजनशिप। अगर छोड़ रहे हो सिटीजनशिप को तो हो सकता है। अ सिटीजनशिप ऑफ फुल एज कैन डिक्लेयर रिनंसिएशन विच इज़ रजिस्टर अथॉरिटी। जो भी अथॉरिटी जो है सिटीजनशिप को क्या करता है, लॉस करते हैं, उससे क्या है, रजिस्ट्रेशन से उसको क्या कर सकते हो, जो सिटीजनशिप है उसको रिनंसिएट कर सकते हो, त्याग सकते हो। सिटीजनशिप ऑफ रिनंसिंग सिटीजन आल्सो लॉस सिटीजनशिप बट कैन रिक्लेम इफ अपॉन टर्निंग 18 विदिन 1 ईयर। 18 विदिन 1 ईयर, 1 ईयर के अंदर अगर दोबारा चाहते हो तो ये भी मिल जाएगा। और चिल्ड्रेन का अगर रिनांसिएट कर रहे हो, एक दोबारा समझो, जो रिनांसिएशन है सिटीजनशिप को त्याग सकते हो, एक पहला जरिया होता है। अगर 18 प्लस हो तो 18 प्लस हो तो डायरेक्टली हो जाएगा, डायरेक्टली त्याग सकते हो इंडिया सिटीजनशिप। लेकिन अगर चिल्ड्रेन हो तो इसमें एक प्रोविज़न और ऐड किए गए हैं, सिटीजनशिप लॉस कर सकते हैं चिल्ड्रेन, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर 18 साल होते हो तो 18 साल होने के बाद 1 साल के अंदर अगर चाहो तो इंडिया का सिटीजनशिप दोबारा ले सकते हो, ये बताया गया इसमें, ठीक है। सिटीजनशिप सीजेस अपॉन रजिस्ट्रेशन द प्रोसेस कैन बी विथहेल्ड ड्यूरिंग वार टाइम। तो इसको क्या है, सिटीजनशिप को रोक सकते हैं किस समय में, वार टाइम, जब युद्ध चल रहा है तो उस समय रोक सकते हैं, ये भी यहाँ पे प्रोविज़न है। फिर सेकंड आता है टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप। कैसे टर्मिनेशन होगा, अगर इंडिया है, इंडिया सिटीजनशिप फॉलो करता है सिंगल, अगर ये जो इंडिया के सिटीजनशिप है इसके पास अगर ये दूसरे कंट्री का सिटीजनशिप लेता है तो इसका ऑटोमेटिकली इंडिया का सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। और ये केस जो है वार टाइम में ये अप्लाई नहीं होने वाला, अगर युद्ध चल रहा है तो उस समय ये अप्लाई नहीं होगा ये नियम। तो वॉलंटरी एक्वायरिंग अनदर कंट्री सिटीजनशिप रिजल्ट इन ऑटोमेटिकली लॉस ऑफ इंडियन सिटीजनशिप, ठीक है। तो ये दूसरा हो गया, पहला हो गया रिनंसिएशन, सेकेंड हो गया टर्मिनेशन। फिर अगला जो है डेप्रीवेशन ऑफ सिटीजनशिप। कैसे डेप्रीव, अगर अनलॉफुल ट्रेड एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, नक्सलिज्म फैला रहे हो, टेररिज्म फैला रहे हो या फिर नक्सलाइट का साथ दे रहे हो, इंडिया के अगेंस्ट में सेंटीमेंट है ना, इंडिया के प्रति जो है नेशनलिज्म होता है वो नहीं है, इसको नेशनलिज्म को तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अगर कोई भी अन्य एक्टिविटी में इंक्लूड हो रहा है तो वहाँ पे गवर्नमेंट खुद से आपको क्या कर सकते हैं, डिप्राई कर सकते हैं, सिटीजनशिप को लॉस कर सकते हैं, टर्मिनेशन कर सकते हैं। यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है कि सिटीजनशिप कैन बी रिवोक बाय द गवर्नमेंट इफ़, अगर फ्रॉड में हो, अगर डिसरॉयल्टी है ना, डेमोन्स्ट्रेट डिसरॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ही इंडिया का सुप्रीम बॉडी है, ठीक है, जिसके थ्रू पूरा इंडिया क्या हो रहा है, गवर्न हो रहा है। अगर अनलॉफुल ट्रेड में, अनलॉफुल एक्टिविटी में इंगेज हो तो यहाँ पे भी क्या कर सकते हैं, टर्मिनेशन कर सकते हैं विथ इनेमी ड्यूरिंग वार टाइम। क्रिमिनल रिकॉर्ड है, इम्प्रिजन फॉर एटलीस्ट 2 ईयर विदिन 5 ईयर ऑफ गेनिंग सिटीजनशिप, है ना। सिटीजनशिप ले लिए हो अगर उसके बाद 5 साल के अंदर अगर क्या हो जा रहा है, 2 साल के लिए जेल हो जा रहा है, तब भी जो है यहाँ पे सिटीजनशिप का लॉस हो जाएगा, टर्मिनेशन हो जाएगा। कंटिन्यूस रिसाइड आउटसाइड इंडिया फॉर 7 ईयर, अगर 7 साल से इंडिया से बाहर रह रहे हो तो यहाँ पे भी कंटिन्यूस जो है डिप्रीवेशन, टर्मिनेशन देखने को मिल सकता है। ये क्लियरली बोला गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, इसका प्रॉपर प्रोविज़न है, समझ रहे हो। तो इस चीज़ को यहाँ पे याद रखना है। फिर सिटीजनशिप का एक अमेंड हुआ है 2019 में, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, इसको पढ़ लेते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने का चांस होता है। तो
तो यहाँ पे डेफिनेशन दिए गए हैं इलीगल माइग्रेंट का। एक तो सिटीजनशिप को क्या किए गए, अमेंड किए गए हैं 1955, जिससे गवर्न होता है, इसको अमेंड करके 2019 में अमेंड किए हैं, 2019 में लाए गए हैं। तो इसमें क्या इंक्लूड किए हैं, सबसे पहले इलीगल माइग्रेंट का क्या होगा डेफिनेशन, अ फॉरेनर इंटरिंग इंडिया विदाउट वैलिड डॉक्यूमेंट ओवर स्टेइंग इट डीम्ड एन इलीगल। अगर एक तो वैलिड डॉक्यूमेंट्स के साथ नहीं आए हो, फिर एक स्टे का करने का जो नॉर्मल टाइम है उससे अगर ज़्यादा स्टे कर रहे हो इंडिया में, तो यहाँ पे इलीगल माइग्रेंट कंसिडर किए जाओगे। लेकिन यहाँ पे कुछ प्रोहिबिशन है, इलीगल माइग्रेंट कैन नॉट एक्वायर इंडियन टेरिटरी, ये एक्सेप्शन है, ठीक है। इलीगल अगर माइग्रेंट की हो तो इंडिया का सिटीजनशिप एक्वायर नहीं कर सकते, इसको अभी पिछले स्लाइड में ही डिस्कस किए हैं, ठीक है। फिर सिटीजनशिप फॉर परसिक्यूटेड माइग्रेंट, इसमें एक्सेप्शन होगा। कैसे, सिख, हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन, फारसीज एंड क्रिश्चियन फ्रॉम अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान इंडिया बिफोर दिसंबर 31, 2014, ये क्या होगा, पूरा एग्जेम्प्ट होगा सिटीजनशिप के लिए। तो ये रहा सिटीजनशिप एक्ट 2019 का। फिर अगला यहाँ पे एक्सक्लूजन किए गए हैं कि ट्राइबल एरिया, इसमें एक्सेप्ट किए गए हैं, एग्जेप्शन किए गए हैं, डू नॉट अप्लाई टू ट्राइबल एरिया ऑफ असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा इन 6 शेड्यूल। यहाँ के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। क्यों अप्लाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसको स्पेशल प्रोविज़न दिए गए हैं, स्पेशल इसको प्रोटेक्शन दिए गए हैं 6 शेड्यूल में, ठीक है। चलो इतना समझ आ गया क्या, इंडियन अमेंडमेंट जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट हुआ है 2019 के रिस्पेक्ट में, समझ आया। अगला बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट देखते हैं कि NRI, PIO, OCI कार्ड होल्डर, इसमें क्या डिफरेंस होता है और ये है क्या। पहले बात तो यही समझेंगे कि है क्या। NRI मतलब नॉन रेसिडेंट इंडियन, PIO पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, फिर OCI ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। तो ये इसका डेफिनेशन क्या, इसके लिए टर्म्स हैं, क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशन है। अब 1 बाय 1 करके हम लोग क्या करते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि है क्या, इसका डेफिनेशन क्या होता है। NRI का बात करोगे, नॉन रेसिडेंट इंडिया, इंडियन सिटीजन रिसाइड आउटसाइड इंडिया होल्डिंग एन इंडियन पासपोर्ट, होल्डिंग एन इंडियन पासपोर्ट, इसको क्या बोलोगे हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग नॉन रेसिडेंट इंडिया। कैसे पता करोगे, कैसे याद रखोगे, नॉन रेसिडेंट मतलब ये इंडिया में तो नहीं रह रहे हैं, आउटसाइड रह रहे हैं, लेकिन जो पासपोर्ट है इसके पास वो इंडिया का है, तो इसको बोलेंगे हम लोग नॉन रेसिडेंट इंडिया, ठीक है। टर्म से याद रखो, जो डेफिनेशन है इसका, जो क्या है इसका थीम है, जैसे कि यहाँ पे नॉन रेसिडेंट इंडिया है तो उसी में इसका क्या है पूरा डेफिनेशन छुपा होना चाहिए, ऐसे याद रखो, ठीक है। अपने से कुछ क्लू मिलता है तो क्लू से याद रख सकते हो, जैसे भी याद रखो याद रख सकते हो। फिर अगला देखते हो कि PIO क्या है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, मतलब पर्सन हु एंसेस्टर वर ऑफ इंडियन नेशनलिटी बट करेंटली होल्ड अ फॉरेन सिटीजनशिप, तो इसको बोलते हैं हम लोग PIO, कि इसका जो पूर्वज है ये इंडिया में रहे हैं, इंडिया का उसका नेशनलिटी है, लेकिन करेंटली अभी क्या रह रहे कि जो फॉरेन है वहाँ पे उसका सिटीजनशिप हो गया है, तो इसको बोलते हैं PIO। फिर ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, रजिस्टर अंडर सिटीजनशिप एक्ट 1955, इसको बोलते हैं ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। फिर अगर देखोगे कि वीज़ा का, क्योंकि हर ये जो तीनों रिप्रेजेंट कर रहे क्या है, आउटसाइड इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जब आउटसाइड इंडिया जाते हो, फॉरेन कंट्री में जाते हो, तो वहाँ पे वीज़ा का रिक्वायरमेंट होता है ना। तो वीज़ा का रिक्वायरमेंट कहाँ ना हो और कहाँ नहीं होता इंडिया के रेस्पेक्ट में, इसको देखो। अगर कोई NRI है मतलब नॉन रेसिडेंट इंडिया है, तो नो वीज़ा रिक्वायर फॉर इंडिया। क्यों, क्योंकि डेफिनेशन ही खुद बोलता है कि इसके पास इंडियन पासपोर्ट है। जब इंडियन पासपोर्ट है तो इसको और अलग से जो वीज़ा है इसका ज़रूरत नहीं होता। वीज़ा रिक्वायर फॉर एंट्री इनटू इंडिया, अगर ये चीज़ अगर PIO है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, तो इसको रिक्वायर होगा। क्यों रिक्वायर होगा, क्योंकि इसका जो एंसेस्टर है, जो इसका पूर्वज है वो इंडिया में रहा है, उसका नेशनलिटी इंडिया में है, लेकिन उसका जो डॉटर हो गया, सन हो गया, ये लोग तो फॉरेन कंट्री के हैं, प्लस फॉरेन कंट्री होने के साथ फॉरेन कंट्री का उसके पास सिटीजनशिप है। तो जब फॉरेन कंट्री का सिटीजनशिप इंडिया में आएगा तो उसको वीज़ा का रिक्वायरमेंट होगा, क्लियरली होगा। लेकिन इस केस में नहीं था, NRI में, नॉन रेसिडेंट इंडिया में। क्यों, क्योंकि इसके पास क्या है, इंडियन पासपोर्ट ऑलरेडी है, ठीक है, ठीक। फिर कैन विजिट इंडिया विदाउट अ वीज़ा फॉर लाइफ, और इसमें जो दिया गया है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया में
इसमें बोला गया है कि कैन विजिट इंडिया विदाउट वीज़ा फॉर लाइफ टाइम के लिए बिना वीज़ा के इंडिया में क्या कर सकते हो, घूम सकते हो, आ सकते हो, विजिट कर सकते हो। फिर रजिस्ट्रेशन विथ लोकल पुलिस, तो NRI हैं, ये NRI है ना, ये PIO है और ये ओवरसीज सिटीज़न ऑफ इंडिया है। तो रजिस्ट्रेशन विथ लोकल पुलिस के साथ क्या है इसमें, नॉट रिक्वायर अनलेस स्टे एक्सीड 180 डे, है ना, नॉट रिक्वायर्ड अनलेस स्टे, अगर 180 दिन के पहले तक रह रहे हैं तो इसमें कोई ना, जैसे क्या आते हैं ना फॉरेनर अगर आ रहे हैं तो लोकल पुलिस में क्या करना पड़ता है, उपस्थिति देना पड़ता है। तो NRI के रेस्पेक्ट में क्या होता है कि अगर 180 दिन हो, 180 दिन से पहले रह रहे हो तो इसमें कोई रिक्वायर नहीं होता, लेकिन अगर ज़्यादा हो रहे हैं तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट हो जाता है। रिक्वायर इफ़ एक्सीड 180 डे, अगर 180 दिन से ज़्यादा रह रहे हो PIO के रेस्पेक्ट में तो यहाँ पे लोकल पुलिस के साथ क्या होना पड़ता है, अटेंडेंस डालना जरूरी होता है। फिर OCI में नॉट रिक्वायर्ड टू रजिस्टर विथ पुलिस अथॉरिटी, लेकिन OCI में ऐसा कुछ प्रोविज़न नहीं है कि लोकल पुलिस के साथ यहाँ पे अटेंडेंस लगाना यहाँ पे जरूरी नहीं होता है, ठीक है। अब मेन चीज़ होता है कि बेनिफिट, कि किसको क्या बेनिफिट मिलता है, किसको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है इन तीनों में से। तो ये तो रहेगा NRI, ये रहेगा PIO और फिर रहेगा ओवरसीज इंडियन, ठीक। तो सबसे पहले देखते हैं नॉन रेसिडेंट इंडियन, बेनिफिट अवेलेबल टू इंडियन सिटीजन सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट नोटिफिकेशन। इंडियन सिटीजनशिप का पूरा बेनिफिट मिलेगा NRI में, नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया में पूरा बेनिफिट मिलेगा, लेकिन ये भी सब्जेक्ट होगा गवर्नमेंट नोटिफिकेशन का। गवर्नमेंट चाहे तो इसको टर्मिनेट भी कर सकते हैं, गवर्नमेंट चाहे तो इसको एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा सब्जेक्ट रहेगा गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन में कि गवर्नमेंट का क्या एम है, क्या करना चाहते हैं। नो स्पेसिफिक बेनिफिट, PIO को, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन को ऐसा कोई स्पेसिफिक बेनिफिट नहीं मिलता। फिर ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया मल्टीपल लाइफ लॉन्ग वीज़ा, एग्जेम्पशन फ्रॉम FRO, जैसे कि क्या है रजिस्ट्रेशन, पैरिटी इन NRI, जिसमें एक्सक्लूडिंग होगा एग्रीकल्चर प्लांटेशन, इंटर कंट्री अडॉप्टेशन, पैरिटी इन डोमेस्टिक एयर फेयर। तो इस सब चीज़ में क्या है, इसको ज़्यादा लाभ मिलता है ओशियन वाले को, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया को। तो इस रेस्पेक्ट में अगर बात करोगे तो जो सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट मिलता है वो है ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया को, फिर नॉन रेसिडेंट इंडिया को मिलते हैं, और जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है उसको एज खास इतना ज़्यादा सिटीजनशिप का जो बेनिफिट है ये नहीं मिलता है। समझ आएगा, कंपैरिजन हम लोग किए हैं NRI नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, फिर ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया। समझ आए, तीनों के टर्म बेस्ड है ना, बेनिफिट बेस्ड है, ये सब क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो उसको याद रखोगे। फिर एक्टिविटीज़, क्या क्या एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। सबसे पहले ये बात ये करो कि तो इलीगल एक्टिविटी में तीनों अप्लाई नहीं होगा, मतलब इलीगल एक्टिविटी में अगर शामिल होते हैं तो फिर यहाँ पे जो OCI है, PIO है, जो ये कार्ड है, कार्ड होल्डर होते हैं, इसका टर्मिनेशन हो जाएगा, कार्ड का टर्मिनेशन हो जाएगा अगर इलीगल एक्टिविटी कर रहे हो, इंडिया के अगेंस्ट डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हो इस रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो ऑल एक्टिविटी कैन बी अंडरटेकन, जितना भी एक्टिविटी हैं हर चीज़ कर सकते हैं यहाँ पे, है ना, चाहे पॉलिटिकली भाग ले सकते हो, इस रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ। फिर एक्टिविटीज़ एज पर वीज़ा ऑब्टेन, कि टूरिज़्म के लिए आए हो तो टूरिज़्म ही करोगे, है ना, अगर कोई स्पोर्ट्स से रिलेटेड में आए हो तो स्पोर्ट्स ही करोगे। तो ये एक्टिविटी एज पर जैसे वीज़ा में ऑब्टेन होगा उस हिसाब से यहाँ पे एक्टिविटी करोगे, ठीक है। किसमें, PIO का बात करूँ, ठीक है, ये NRI है, ये PIO है और ये OCI है। ऑल एक्टिविटी एक्सेप्ट रिसर्च रिक्वायर स्पेशल परमिशन, यहाँ पे भी हर एक्टिविटी कर सकते हो, चाहे टूरिज़्म, स्पोर्ट, हर एक्टिविटी, लेकिन यहाँ पे अगर रिसर्च के लिए आते हो, इंडिया में रिसर्च के लिए आते हो तो यहाँ पे स्पेशल परमिशन रिक्वायर होता है OCI के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये तीनों को यहाँ पे याद रखना। फिर सिटीजनशिप एलिजिबिलिटी इन लोगों के लिए क्या होता है ये समझ लेते हैं। अभी हम लोग 4 तरीके से समझे, चाहे नेचुरलाइजेशन से, चाहे बर्थ से, चाहे डेसेंट से, लेकिन इस रेस्पेक्ट में क्या होता है, इन तीनों के कंडीशन में कोई भी अगर NRI है तो ये इंडियन का सिटीज़न है ही है, क्योंकि इसके पास तो वैलिड इंडियन का पासपोर्ट होता है, इसके पास प्रॉपर पासपोर्ट होता है। अगर वही चीज़ अगर PIO है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, मतलब इसका जो एंसेस्टर है ये इंडिया में है, लेकिन इसका जो सन हो गया, डॉटर हो गया, ये फॉरेन सिटीजनशिप वाले हैं, तो मस्ट बी ऑर्डिनरी रिसाइड इन इंडिया फॉर 7 ईयर, अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन।
उसके बाद अप्लाई कर सकते हो। इसका मतलब अगर PIO हो तो 7 साल पहले इंडिया में रहना होगा, उसके बाद रजिस्ट्रेशन में अप्लाई करोगे कि हम 7 साल रहे हैं तो हमें इंडिया का सिटीजनशिप दे दो। फिर वही चीज़ अगर OCI का देखोगे, ओवरसीज सिटीज़न इंडिया का, आफ्टर 5 ईयर एज अ OCI एंड 12 मंथ रेसिडेंट एलिजिबल फॉर इंडियन ओरिजिन। तो इस केस में क्या है, 5 साल के बाद एज अ OCI रहोगे, फिर 1 महीना यहाँ पे 1 साल का बात किए, 1 साल रेसिडेंट, 1 साल यहाँ पे रहोगे इंडिया में, तब यहाँ पे कहीं जाके इंडिया का जो सिटीजनशिप है वो मिलने वाला है। समझ आया? अगर सिटीजनशिप अगर लेना चाहते हैं ये लोग तो क्या इसका कंडीशन है, टर्म्स है। फिर द पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड स्कीम्स हैज़ कैन बी विड्रॉ बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड हैज़ मर्ज विथ ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कार्ड स्कीम। कब? जनवरी है ना 2015 से क्या किए गए, पर्सन ऑफ जो इंडियन ओरिजिन है स्कीम था इसको विड्रॉ कर दिए गए हैं और इसको मर्ज कर दिया है किसमें, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया में। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है इसको मर्ज किए हैं ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। समझ रहे हो? इतना समझ आया क्या? ठीक है, जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया मर्ज किए हैं, कब किए हैं, 9 जनवरी 2015 को, याद रखोगे इसको। फिर कैंसिलेशन, जैसे कि पहले ही बोला, चाहे OCI हो, NRI हो, कैंसिलेशन कैसे हो सकते हैं, अगर इलीगल एक्टिविटी में हो या फिर नेशनल से डिसरॉयल्टी रखते हो, है ना, नेशनल के अगेंस्ट में हो, तो इस केस में क्या है, पूरा जो कार्ड होल्डर है, कार्ड होल्ड किए हो इंडिया का, वो क्या हो सकता है, टर्मिनेशन हो सकता है, कैंसिल हो सकता है। तो यहाँ पे देखो कैंसिलेशन ऑफ OCI रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ पे भी वही हुआ है कि जैसे कि फ्रॉड हो गया, इफ़ ऑफ्टेन फ्रॉडेंटली, है ना, अगर फ्रॉड तरीके से इंडिया का सिटीजनशिप एक्वायर किए हो तो वहाँ पे कैंसिलेशन होना ही होना है। फिर क्रिमिनल रिकॉर्ड, इफ़ सेंटेंस 2 साल प्लस विद इन 5 ईयर की सिटीजनशिप लिए हो इंडिया का, या फिर OCI कार्ड होल्डर हो, कार्ड लिए हो इंडिया का, 5 साल के अंदर ही अगर 2 साल से ज़्यादा अगर जेल चले जाते हो तो यहाँ पे भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, जो OCI है कार्ड है वो कैंसिल हो जाएगा। फिर नेशनल सिक्योरिटी के रेस्पेक्ट में, इफ़ रिक्वायर फॉर श्योरिटी एंड सिक्योरिटी, फिर लीगल वायलेंस, इफ़ लॉ और ब्रीचेस, इफ़ द पर्सन हैड अनलॉफुली कम्युनिकेटेड और ट्रेड विद इनेमी, देखो वही बात यहाँ पे आया। हियरिंग रिक्वायर्ड, है ना, OCI होल्डर मस्ट बी गिवन अ चांस टू हियर बिफोर कैंसिलेशन। तो ये सब चीज़ क्या है, कुछ कैंसिलेशन से रिलेटेड जो है हम लोग यहाँ पे पढ़े। अगर इलीगली हो, है ना, या फिर फ्रॉड तरीके से इसको ऑब्टेन किए हो, चाहे क्रिमिनल रिकॉर्ड है, तो इस सब केस में क्या कर सकते हैं, यहाँ पे टर्मिनेशन कर सकते हैं इंडियन के सिटीजनशिप को। समझ आया? इसके बाद अब अगला लेक्चर होने वाला है, ये MCQ बेस्ड होने वाला है। ठीक है, क्योंकि थ्योरी पढ़ लिए, अब थ्योरी को अप्लाई भी तो करना है कि क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इसलिए इसके बाद जो आएगा वो प्रैक्टिस सीरीज़ का आएगा, जो कि सिटीजनशिप के चैप्टर से ही ले जाएंगे पूरा। कोई भी डाउट है, ये व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, इसमें मैसेज कर सकते हो, और ये टेलीग्राम चैनल है, इसमें पूरा अपडेट हो जाएगा, इसका PDF वहीं भी अपडेट हो जाएगा। डेली जो क्लास का शेड्यूल है रहता है यूट्यूब में, वो भी यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं MCQ सीरीज़ के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।